नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान बंसल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी कविता है जागो फिर एक बार और बादल रात, इनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है वो हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा विगत वीडियो से प्रश्न चल रहा है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या फिर सिद्ध कीजिए कि छायावादी कवियों में निराला है वो सच्चे छायावाद के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस विषय में या इस प्रश्न के संदर्भ में हमने भूमिका इसकी पढ़ी थी और उसके बाद में हमने पढ़ा था छायावाद निराला जी की काव्यगत प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। इसमें हमने प्यारे विद्यार्थियों एक विशेषता पढ़ी थी व्यक्तिकता। व्यक्तिकता के बारे में हमने विगत वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम दूसरी विशेषता लेते हैं प्रकृति का चैतन्यकरण। इस बिंदु में जानते हैं प्रकृति का चैतन्यकरण क्या है। प्रकृति की चेतनता। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निराला जी की जो कविताएं हैं, यहाँ पर निराला जी की काव्यगत विशेषताएं बतानी हैं। तो इसमें हमारी एक विशेषता हो गई थी विगत वीडियो में व्यक्तिकता। अब हमारी दूसरी विशेषता है प्रकृति का चैतन्यकरण। प्रकृति का चैतन्यकरण माने प्रकृति का जागना, सचेत होना, जागृत होना, चैतन्य होना। छायावाद में प्रकृति का जो चैतन्यकरण रूप है या चैतन्यकरण प्रकृति का किया गया है। यहाँ पर जो मानव हृदय है और प्रकृति है, उसके संबंध में सौंदर्य की जो दृष्टि है उसको इस प्रकार से बांध दिया है कि वह उससे चाहने पर भी हट नहीं पाता। यानी मानव का हृदय प्रकृति की सुंदरता से इस प्रकार से जुड़ गया है या मानव के हृदय को प्रकृति से ऐसा लगाव हो गया है कि वह चाह करके भी उससे छूट नहीं पाता है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं वो निराला जी ने भी अपनी कविताओं में लिखे हैं, जिसमें मानव हृदय प्रकृति के साथ जुड़ता हुआ सा दिखाई दिया है या मानव हृदय वो प्रकृति के साथ ही जुड़ना पसंद करता है। प्यारे विद्यार्थियों, निराला जी के काव्य में प्रकृति का जो कोमल रूप है, प्रकृति का जो मृदु रूप है और इसके साथ साथ उसका जो उसका मनमोहक जो चित्र है प्रकृति के, उनकी भी इनके काव्य में कोई कमी नहीं है। यानी क्या कह सकते हैं हम कि निराला जी के काव्य में प्रकृति की कोमलता और उसके मोहक चित्र वो इनके काव्य में यत्र तत्र देखने को मिल जाते हैं या फिर इनकी कोई कमी इनके काव्य में नहीं दिखती। प्रकृति का कोमल स्वरूप, प्रकृति का मृदु आकर्षक जो चित्ताकर्षक स्वरूप प्रकृति का, वो इनके काव्यों में देखने को मिलता है। तो ये विशेषता है। और इनका जो परिमल काव्य संग्रह है, निराला जी का, प्यारे विद्यार्थियों, जो परिमल काव्य संग्रह है उसमें तो प्रकृति की ही ज़्यादा बातें की गई है, प्रकृति को केंद्र में रखा है। तो प्रकृति जो प्राकृतिक सुषमा है, सुंदरता है, उसका वो अक्षय भंडार है। प्राकृतिक सुषमा या सुंदरता का अक्षय भंडार है। परिमल काव्य संग्रह निराला जी का जो परिमल काव्य संग्रह, उसमें तो प्रकृति के जो चित्रण है वो निराला जी ने खूब वर्णन किया है इसका। और
इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, इनके चित्रण में जो छायावादी कवियों की जो एक पावनता होती है, छायावादी कवियों के समान ही पावनता का या उसकी इंद्रियता का जो स्पष्ट रूप है वो दिखाई देता है इनके काव्यों में। जैसे इनकी एक रचना है जिसमें संध्या रूपी सुंदरी को चित्रित किया गया है। संध्या रूपी सुंदरी, ठीक है, यानी संध्या सुंदरी, इसका मानवीकरण किया है, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है इस कविता में। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या, वह संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 इन पंक्तियों में प्यारे विद्यार्थियों प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। संध्या को एक नायिका के रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है कि दिवसावसान का समय यानी दिवस का अवसान यानी समाप्ति, दिवस में ना दिन, दिन की समाप्ति का समय है अर्थात संध्या काल है। और इस संध्या काल में मेघमय आसमान से यानी बादलों से युक्त आकाश से, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं, उससे उतर रही है वह संध्या रूपी सुंदरी, किसके समान, परी के समान। उपमा अलंकार भी है, साथ ही साथ मानवीकरण भी किया गया है। तो परी के समान संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है, अर्थात धीरे धीरे उतरने का मतलब अब संध्या होने वाली है। तो यहाँ पर प्रकृति का एक सुंदर चित्रण किया है। तो प्रकृति का चैतन्य एक स्वरूप है वो निराला जी के कविताओं में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ निराला जी के काव्य में प्रकृति मानव के सुख दुख की चिर सहचरी भी है। प्रकृति क्या है, मानव के, प्रकृति मानव के दुख और सुख, दुख और सुख में सहचरी है, साथ में चलने वाली है। कैसे, दुख के समय वियोग और वेदना, पीड़ा के समय भी ये प्रकृति उसका साथ देती है, तो संयोग के समय सुख के क्षणों में भी प्रकृति है वो जड़ चेतन में आनंद का संचार कर देती है। तो इसीलिए प्रकृति मानव का क्या है, सहचरी है, मानव की संगिनी है, साथी है। तो इस प्रकार से निराला जी के काव्य में भी प्रकृति को एक चिर सहचरी के रूप में चित्रित किया गया है। कवि जब वेदना और दुख के कारण दुख से ग्रस्त रहता है, कवि जब वेदना और पीड़ा के कारण, निराशा के कारण दुख से ग्रस्त रहता है, उस समय तब प्रकृति उनका साथ देने वाली बनती है। और सुख के क्षणों में, सुख के क्षण आने पर समस्त जो जड़ चेतना है या प्रकृति है उसमें आनंद का संचार होता है। यही प्रकृति आनंद को बढ़ाने वाली है। संयोग के समय प्रकृति आनंद को देने वाली है। वियोग में, हालांकि कई जगह वियोग की बेला में, वियोग के क्षणों में ये प्रकृति नायिकाओं को जो है कष्ट देने वाली भी बनती है। लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं निराला जी के अनुसार, निराला जी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो प्रकृति उनकी दुख और सुख दोनों में संगिनी है, सहचरी है। वह दुख के क्षणों, वेदना के क्षणों में भी उसका साथी बन करके रहती है और सुख के क्षणों में वह आनंद का संचार करने वाली है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति का जो चैतन्यकरण है वो निराला जी की काव्यगत विशेषताओं में प्रमुखता है। और इनकी जो बसंत नामक कविता है उसमें भी प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। वसंत कविता में भी
प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये वो आज एक विशेषता। अब है अगली विशेषता मानवतावाद। मानवतावाद ये भी निराला जी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। काव्यगत विशेषताओं में से मानवतावाद यानी मानवता का जो स्वर है वो निराला जी के काव्य में भी हुआ है। देखिए तो निराला जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण है उसकी प्रधानता रही है। निराला जी मानवतावादी विचारधारा के हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं, तो इनके काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। और इनके चाहे काव्य की कोई और विशेषताओं को देख ले या इनके काव्य में जो विशेष बातें हैं या प्रवृत्तियां हैं उनमें ये दृष्टिकोण मुख्यतः है, यानी मानवतावाद का जो दृष्टिकोण है वह इनके काव्य में मौजूद रहता है। राष्ट्रीयता की बात हो, व्यंग्य की बात हो, राष्ट्रीयता, व्यंग्य, विषाद, प्रेम, भक्ति, सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यंजना में भी मानवतावाद के दर्शन होते हैं। निराला जी के काव्य में राष्ट्रीयता की बात हो, व्यंग्य की बात हो, विषाद हो, दुख हो, सुख हो, ठीक है, इस प्रकार से प्रेम, भक्ति और सांस्कृतिक चेतना इनमें मानवतावाद के दर्शन होते हैं। मानवतावाद के दर्शन होते हैं। मानव की शक्ति और विश्वास या शक्ति का जो विश्वास है और उसके सहज मित्र के रूप में निराला जी का मानवतावाद, या हम कह सकते हैं कि निराला जी का जो मानवतावाद है वो न केवल अनुकरणीय है, यानी उसका अनुकरण करने योग्य भी है। मानवतावाद न केवल अनुकरणीय है अपितु जीवन में अनिवार्य भी है। तो ये मानवतावाद न केवल अनुकरणीय है, यानी इसका अनुकरण करना चाहिए। मानवतावाद का इनके काव्य का जो दिया गया मानवतावाद है वो न केवल अनुकरणीय है अपितु वह जीवन में अनिवार्य भी है। जीवन में अनिवार्य भी है, अनिवार्य तत्व है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, मानव की एक तरह से मंगल कल्याण की भावना से, मंगल की भावना से, मंगल की आशा से एक पंक्ति निराला जी ने लिखी है, कविता में लिखा है कि मानव मानव से नहीं भिन्न, मानव मानव से है नहीं भिन्न, मानव मानव से नहीं है नहीं भिन्न, से नहीं भिन्न निश्चय। निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा निश्चय हो श्वेत अथवा कृष्ण, वो श्वेत, अच्छा अथवा यहाँ पहले वो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं किलिन, वह नहीं क्लीन।
भेद कर पर निकलता, भेद कर पर निकलता कमल जो मानवता, कमल जो मानवता का वह निष्कलंक, निष्कलंक हो कोई सर। तो इन पंक्तियों में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मानवतावाद का दर्शन होता है। पंक्तियों में मानव के कल्याण और मंगल आशा से प्रेरित होकर के निराला जी पंक्तियाँ लिखते हैं कि मानव मानव से नहीं भिन्न, कि मानव मानव से भिन्न नहीं, अलग नहीं है, एक मानव दूसरे मानव से भिन्न नहीं है। निश्चय हो श्वेत कृष्ण, भले ही चाहे वो कोई गोरा हो या कोई काले वर्ण का हो, रंग का हो, तो श्वेत हो काला हो अथवा वह नहीं क्लीन, क्लीन का अर्थ होता है नम्र, आर्द्र, नमी से युक्त, तो भाव से भरा हुआ, तो वह ऐसा हो सकता है। लेकिन काला हो, भले ही कृष्ण हो या फिर आर्द्र हो, भेद कर पर निकलता कमल जो मानवता का, कि मानवता का जो कमल है, मानवता का जो कमल है भेद करके निकलता है, चाहे भले ही सर निष्कलंक हो कोई सर, यानी सर माने तालाब, कि तालाब चाहे कलंकित तो हो, ठीक है, वो कीचड़ से भरा हुआ हो, फिर भी जो कमल निकलता है वह निष्कलंक निकलता है, उसमें कोई दाग नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। मानव मानव प्रेम भाव से भाईचारे से रहे, कोई मानव किसी मानव का शोषण नहीं करे, सब बराबर है, समान है, ऐसा भाव, ऐसी विचारधारा वाले निराला जी हैं। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक विशेषता आज और पढ़ देते हैं, रहस्यात्मकता। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, रहस्यात्मकता। रहस्यात्मकता का क्या अर्थ है, और छायावाद में तो रहस्यात्मकता जो है पाई जाती है। तो रहस्यात्मकता, रहस्यवादी जो प्रवृत्ति है या रहस्यात्मक जो प्रवृत्ति है, वो छायावादी काव्य की अन्यतम विशेषता है। ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की रहस्यात्मकता, ये एक प्रमुख हम कह सकते हैं अन्यतम विशेषता है। और निराला जी ने भी जो प्रकृति का जो प्रांगण है या प्रकृति के साथ अपनी जो गुत्थियाँ हैं उसको सुलझाने का जो प्रयास करते रहे हैं, यानी निराला जी भी प्रकृति के इस प्रांगण का या प्राकृतिक परिवेश के का जो रहस्य है उसको उजागर करने के लिए, उसको सुलझाने का प्रयास वो करते रहे हैं। और विश्व की अनंत सौंदर्य को देख करके इस पूरे धरती को, इस पूरे विश्व को, विश्व का जो सुंदर है, सौंदर्य है, उसको उनको देखकर उनके मन में, निराला जी के मन में अनायास ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये कैसा सौंदर्य है, ये पूरे संसार में जो भिन्न भिन्न रूपों में सौंदर्य बिखरा पड़ा है, प्राकृतिक जो सौंदर्य बिखरा पड़ा है, उसका रहस्य क्या है, ऐसी जिज्ञासा उनके मन में अचानक अनायास ही होती है कि इसका सृष्टा कौन है। वो ये जानना चाहते हैं इसको बनाने वाला कौन है, सृष्टा कौन है, इसके सृष्टि रचयिता कौन है, इसका निर्माण करने वाले कौन है, जो पूरा विश्व, पूरी धरती, जो धरती का जो सौंदर्य है उसको देख करके निराला जी के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर ये रहस्य क्या है, इसके सृष्टा कौन है, इसके रचयिता कौन है, ऐसा प्रश्न उनके मन में आता है। और उन्हें लगता है कि इस असीम जगत के जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसा ही संसार, ऐसे संसार में के पीछे कोई न कोई अव्यक्त सत्ता जरूर मौजूद है, यह रहस्यात्मकता है। अव्यक्त सत्ता, ईश्वरीय सत्ता मौजूद है कि जो पूरी सृष्टि को चलायमान करती है, ऐसी अव्यक्त सत्ता जरूर मौजूद है, ऐसा निराला जी के मन में भी भाव आता है। ऐसा महादेवी वर्मा जी के, पंत जी के काव्यों में भी देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
कि उन्हें इस बात का भान होता है या ऐसा लगता है कि इस पूरे जो जगत है उसके पीछे कोई न कोई अव्यक्त सत्ता है जो इस सारी सृष्टि की नियंता है, सारी सृष्टि को बनाने वाली है, वो रचयिता है, वो चलायमान करती है सारी सृष्टि को। तो निराला जी उस अव्यक्त सत्ता का रहस्य जानने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए आकुल रहते हैं। तो निराला जी उस अव्यक्त सत्ता का रहस्य जानने के लिए आतुर रहते हैं, आकुल रहते हैं। ठीक है, कि आखिर है क्या, ये रहस्य क्या है? अव्यक्त सत्ता जो इस पूरी सृष्टि को चलायमान करती है, आखिर वह क्या है, उसके दर्शन वो भी चाहते हैं। उन्हें प्रकृति की सौंदर्य राशि में उस अव्यक्त सत्ता की मुस्कान प्रस्फुटित होती दिखाई देती है। निराला जी के मन में या हृदय में हम कह सकते हैं, उनको ये जो प्रकृति है, उस पूरी प्रकृति को देख करके निराला जी के मन में ये होता है कि ये उस अव्यक्त सत्ता की मधुर मुस्कान है। ये पूरी प्रकृति क्या है? ये पूरी प्रकृति उस अव्यक्त सत्ता की क्या है? मधुर मुस्कान है। ऐसा उनको दिखाई देता है, हंस रही है प्रकृति का खिलना। उनको ऐसा लगता है कि अव्यक्त ईश्वर की, उस अव्यक्त सत्ता की जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले, चलाने वाली है, वह उसकी मुस्कान है। ऐसी उसको उनको दिखाई देती है। तो कभी दूर दूर तक ये अंधकार को देख करके भी प्रश्न करता है, कभी दूर दूर के अंधकार को देख करके प्रश्न करता है। क्या करता है कि कौन तम के पार, किस अंधेरे के पार कौन है? कौन तम के पार रे, प्रश्न कर रहे हैं, कौन तम के पार? रे कहे, अरे कोई बताओ, कहे, रे कहे, कहो। अखिल पल के स्रोत जल खग, अखिल पल के स्रोत जल खग, गगन घन घन धार, गगन घन घन, गगन घन घन धार रे कहे। तो इन पंक्तियों में उस अव्यक्त सत्ता का जिक्र करते हैं निराला जी कि कौन अंधकार के पार, अंधेरे के विशाल विस्तृत अंधकार को देख करके निराला जी प्रश्न कर रहे हैं कि कौन तम के पार है, कौन इस अंधकार के आगे है पार? आखिर कौन ऐसा है, कौन इस अंधकार को देने वाला है, कौन इस प्रकाश को देने वाला है? तो ऐसे इस अंधकार के पार रे कहे, अखिल पल के स्रोत जल खग, ये पक्षी जल, ये एक जो क्षण है, सारे जो समय है उस क्षण के, वो जल खग सब, ये आसमान, ये घन घन धार, ये बादलों से बहती धारा के पार कौन है रे कहे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों से पता चलता है, इन पंक्तियों से पता चलता है कि निराला जी उस अव्यक्त सत्ता को जानने के जिज्ञासु हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं। तो इसी रहस्यात्मकता है, ये छायावादी कवियों में रहस्यात्मकता है। उस अव्यक्त सत्ता को, उस अव्यक्त परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में मानने का हो, जैसे महादेव वर्मा उस अव्यक्त सत्ता को अपना प्रियतम का स्वरूप मान करके उनके ऊपर पंक्तियाँ लिखती है, अपने भाव व्यक्त कर रही है कि भाई अव्यक्त जो सत्ता है वह मेरे प्रियतम है, वह मेरा जो है प्रेमी है। इस प्रकार का भाव व्यक्त होता है। तो इस प्रकार से रहस्यात्मकता छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है। निराला जी ने भी छायावादी काव्य के माध्यम से उस अव्यक्त सत्ता को जानने की इच्छा व्यक्त की है, जानने की जिज्ञासा व्यक्त की है। उसके दर्शनों के अभिलाषी निराला जी स्वयं है। तो आशा करता हूँ ये तीनों विशेषताएं आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। शेष विशेषताएं हम आगे की कक्षा में लेंगे। तो हाँ, यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर, आगे की विशेषताओं को लेकर। तब तक के लिए आप इन तीनों विशेषताओं को ठीक प्रकार से पढ़ें जो हमने आज पढ़ा। एक तो पढ़ी, इससे विगत वाली वीडियो में पढ़ी व्यक्तिकता, ये क्या है, प्रश्न क्या है, निराला जी के काव्यगत विशेषताएं या काव्यगत प्रवृत्तियाँ। तो उसमें हमने विशेषता पढ़ी व्यक्तिकता, दूसरी पढ़ी प्रकृति का चैतन्यकरण, तीसरी विशेषता हमने पढ़ी मानवतावाद,
चौथी विशेषता हमने पढ़ी है जो रहस्यात्मकता है वह। तो आशा करता हूँ इन चारों को ठीक प्रकार से आप पढ़ेंगे। उदाहरण ज़रूर इनके याद करने हैं, ठीक है। उदाहरण ज़रूर लिखने एक एक विशेषताओं में, ठीक है। 2 पंक्तियाँ ही लिखो लेकिन लिखनी अवश्य है, तो इससे प्रश्न उत्तर है वो आपका प्रभावशाली बनता है। तो यहाँ तक आप ठीक से समझ में गए होंगे। इनको आप पढ़ें, नोट्स बनाएं, याद कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।